हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चल रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे बोर का एटॉमिक मॉडल। और बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर अपनी स्टेबिलिटी को किस प्रकार से लेता है। बोर के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स को क्या बोला गया, एनर्जी लेवल बोला गया। एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होती है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उस इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है। और इक्वल मैग्नीट्यूड में होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी सेल में यानी कि उसी ऑर्बिट में प्लेस्ड होकर अपना रिवॉल्वेशन करता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, बोर ने अकॉर्डिंग टू बोर ये जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। इस इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी को डिटरमाइन किया जाए तो हम इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो, बोर के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में नील्स बोर ने एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी को किस प्रकार से डिटरमाइन किया, उस चीज़ को हम यहाँ पर आज चेक करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ अपना टॉपिक क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट्स, किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जो रिवॉल्व कर रहे हैं, बोर ने उनके लिए क्या एनर्जी क्या उनकी वेलोसिटी को डिटरमाइन किया, वो किस वेलोसिटी से उसके अंदर वो रिवॉल्वेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आज इस टॉपिक में चेक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, हम जानते हैं चूँकि वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज full multiple of NH upon 2 पाई। ये चीज़ नील्स बोर ने बताई थी कि जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन 2 पाई का फुल मल्टीपल होता है, इक्वल होता है, या उससे थोड़ा सा मोर हो सकता है, अधिक हो सकता है। ठीक है ना। तो ये बात हमको नील्स बोर ने अपनी पोस्टुलेट में यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। तो एंगुलर मोमेंटम को हमने यहाँ पर डिनोट किया था MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई से। यही तो डिनोट किया था हमने इसका एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ना। अब अगर मैं इसके अंदर से बोर ने जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उस अगर ऑर्बिट की मैं रेडियस लूँ, या रेडियस ही तो है ये, रेडियस अगर इसके अंदर से निकालना चाहूँ यानी कि R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो सकती है, NH अपॉन 2 पाई इंटू MB। ये वाली वैल्यू निकलेगी ना R की, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। ठीक है ना। अब देखो, चेक करते हैं हम। अब देखो, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में किस प्रकार से अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, यानी कि उस ऑर्बिट में क्यों रुका रहता है वो,
और उसके जो वहाँ पर रुकने का जो रीजन होता है वो रीजन भी नील्स बोर ने अपनी जो लास्ट वाली पोस्टुलेट्स थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, इलेक्ट्रॉन पर जो अप्लाई है, अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल मैग्नीट्यूड विद सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहाँ पर अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, इसलिए उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्लेस्ड होता है, यानी कि वो वहाँ से इजी वे में इधर उधर नहीं मूव कर सकता। तो यहाँ पर इन्होंने जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमको वैल्यू बताई थी, वो क्या बताई थी, वो यही तो थी, ZE² अपॉन R² इक्वल टू MB² अपॉन R, ये वाली वैल्यू बताई थी ना। तो 1R से 1R यहाँ पर हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा MB² इक्वल टू ZE² अपॉन R। ये वाले रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ मैं, ये मेरा पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 1 से मैं R की वैल्यू को पुट करता हूँ। तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, नहीं R की फ्रॉम पहली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, है ना, ये तो है भाई। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है मुझे यहाँ से उठा के। तो देखो ढंग से चेक करना, तो मेरे को वैल्यू ये लिखना क्या है, ये लिखना है MB² अपॉन ZE², और R की वैल्यू लानी है मेरे को ये वाली, क्या हो जाएगी, NH अपॉन 2π आएगा ना, अपॉन 2π इंटू MB, ये वाली वैल्यू आएगी। इसको मैं अगर ठीक करके लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, ZE² अपॉन NH, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 2π MB इक्वल किसके, MB² के, है ना, MB² के ना। तो देखो M से M कट जाएगा, एक V से एक V कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, V की वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी, क्या बची V की वैल्यू, V इक्वल टू ZE² इंटू 2π अपॉन NH, ये वाली वैल्यू बची ना, ठीक है ना। तो देखो ये जो n होता है ना, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, जिस सेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिटरमाइन करो, ये तो वो है n तो। और z क्या है, z क्या होता है, z वो है कि आप किस एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रहे हो, कौन से एटम का, उसका यहाँ पर z आ जाएगा, z मीन्स एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, अब देखो ऐसा करते हैं कि H की, E की और पाई की अगर वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दें हम, E, H और पाई की वैल्यू को अगर इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2π ZE² अपॉन NH, V की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, है ना, ये तो आ गई ना। अब देखो क्या करता हूँ मैं, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ पाई, E और Z। Z क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, समझ गए। इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, और सब वैल्यूज को जब पुट करते हैं हम, तो पुट करने के बाद जो हमको इक्वेशन
ऑब्टेन होती है वो क्या होती है? वो होती है हमको स्टूडेंट्स V इक्वल टू 2.186 10 पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन। भाई जेड की और एन की वैल्यू थोड़ी रखी है हमने, पाई की रख दी, ई की रख दी और एच की रख दी। तो हमारे पास इन सभी वैल्यूओं को रखने के बाद जब तुम कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आपको ये ऑब्टेन होता है 2.186 इंटू 10 पावर 8 जेड अपॉन एन। समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से सुनो भाई साहब। तो ये जो रिलेशन आप यहाँ पर चेक कर रहे हो, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन से आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हो। समझ रहे हैं भाई? कोई भी एटम लिया है उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा और जिस सेल के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है वो सेल नंबर आ जाएगा, है ना? और इस वेलोसिटी के इस फॉर्मूले को आप यूज़ करो और यूज करते ही आपको उस सेल के अंदर जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिख दूँ, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले में मैं दो कंडीशन आपको अप्लाई करके देखता हूँ। अगर इफ जेड इज कांस्टेंट, अगर हम यहाँ जेड को कांस्टेंट कर दें इस फॉर्मूले में, गौर से देखना भाई, इस फॉर्मूले में आप लोग जेड को कांस्टेंट कर दो तो ये वेलोसिटी का रिलेशन एन के साथ क्या आएगा? देन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर हम जेड को कांस्टेंट कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का मतलब अगर आप सेल्स की नंबर को इंक्रीज करते जाते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और अगर नंबर ऑफ सेल्स आपकी डिक्रीज होती हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने नज़दीक होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर चलता जाएगा, यानी कि सेल्स की नंबर इंक्रीज कर देंगे भाई, KLMN, यानी कि n सेल के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखेंगे तो नंबर ऑफ सेल 4 हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए चौथी सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट सेल। होगी कि नहीं होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और अब क्या करते हैं आप लोग? अब मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ n इज कांस्टेंट, अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर लूँ? कांस्टेंट कर दूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती किसके? जेड के। अगर नंबर ऑफ सेल्स को आप क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? डायरेक्टली जेड के। इट मीन्स आप अगर जेड को बढ़ाते हो, जेड को इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जेड को घटाते हो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है। समझ गए मेरी बात को? अगर कोई लोअर एटॉमिक नंबर का एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को आप डिटरमाइन कर रहे हो तो वहाँ पर वेलोसिटी कम आएगी, और अगर हायर एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे आएगी? ज़्यादा आएगी। समझ गए?
तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे जेड घटेगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगी। तो ये दोनों रिलेशन इसी फॉर्मूले से तो लिए मैंने भाई, वी जेड अपॉन एन। यहाँ पर एन जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है वेलोसिटी के, और जेड जो क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करके, इसका यूज़ करके आप किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हो भैया, ठीक है ना। नील्स बोर ने दिया था ये रिलेशन, तो आप भाई साहब नोट करिए इसको, रिलेशन को कैसे वेलोसिटी निकालें हम। ठीक है भाई, निकालिए। चेक कर लो। अब देखो नील्स बोर के अकॉर्डिंग आपने वेलोसिटी निकाल ली। अब नील्स बोर के अकॉर्डिंग अगर हम उस ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहें जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं हम। तो देखिए टॉपिक डाल देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू बोर रेडियस ऑफ ए ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की रेडियस को आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। तो भाई साहब आप यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, वहीं पर आएंगे। तो देखो, चूँकि वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन is multiple of NH upon 2 पाई, है ना। तो आप लोग कैसे नोट करोगे इसको, MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से मेरे को निकालनी है भाई साहब क्या, वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं V की वैल्यू इसमें से निकालूं, किसकी निकालूं, V की वैल्यू निकालूं इसमें से, ठीक है ना। तो V की वैल्यू कैसे निकाल के लाएंगे। V की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ। V की वैल्यू निकालने के लिए, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई इंटू MR, है ना। यही तो आएगा, यही तो आएगा। चलो एक मिनट रुको भाई साहब। देखो आप लोग थोड़ा सा वहाँ पहुँचो, पोस्टुलेट में पहुँचो। किसकी में, पोस्टुलेट में पहुँचना है, किसके में, नील्स बोर की में। और नील्स बोर की जो पोस्टुलेट है, उन पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आपने V की वैल्यू को डिटरमाइन किया था, अभी अभी निकाला था ना V की वैल्यू को, अभी अभी जस्ट अभी आप जब यहाँ पर वेलोसिटी को डिटरमाइन कर रहे थे, इससे पहले वेलोसिटी को जब डिटरमाइन कर रहे थे, तो आपने वहाँ पर V की वैल्यू को डिटरमाइन किया था अभी अभी, है ना। और V की वैल्यू को डिटरमाइन किस तरह से किया था कि V इक्वल टू क्या आया था, V इक्वल टू आया था 2 पाई ZE² अपॉन NH, ये वाला वैल्यू आया था, अभी आया था ना। इससे पहले वाले में चेक करो एक बार तुरंत जाके, ये वाली वैल्यू आई कि नहीं आई थी, आई थी ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूँ। अब देखो क्या करते हैं, अब V की वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन 1 में रख दूं, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, इस जगह पे रखनी है भाई, ध्यान रखना। तो देखो m इंटू V की वैल्यू क्या है, 2 पाई ZE² डिवाइडेड बाई
NH इंटू आर आ जाएगा इक्वल टू क्या आएगा NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब देखो ढंग से चेक करना है आपको। अब देखो भाई साहब इसको कैसे नोट करूं मैं। यहाँ पर अगर हम किसका वैल्यू निकालें, आर का निकालना है भाई, रेडियस ही तो निकालनी है। तो क्या करेंगे, आर की वैल्यू के लिए ये ऊपर वाली वैल्यू है जो तो चली जाएंगी नीचे और NH चला जाएगा ऊपर, है ना, ऐसे तो जाएगा। तो देखो और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा NH। भाई ये वाली वैल्यूज़ तो कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी, समझ रहे मेरी बात को। और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। NH इंटू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई है मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा M इंटू 2 पाई ZE स्क्वायर। देखो भाई सही है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर M ZE स्क्वायर। सही है, अरे देखो सही है का, सही तो है। ये वाली सिस्टम आ गया अपने पास आर का। अब इसमें क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ में इसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो H की, पाई की, M की और E की सब की वैल्यू को पुट कर दो। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सब ध्यान रखना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पुट दी वैल्यू ऑफ H, M, E और पाई, है ना, इन इक्वेशन सेकंड। इन सब की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो। और सबकी इक्वेशन में जब वैल्यू को रख दोगे आप लोग तो भाई साहब यहाँ पर जो आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी, जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, R इक्वल टू 0.59529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z। ये आपको ऑब्टेन होगा फाइनली। और ये रेडियस आएगी इसकी एंगस्ट्रॉम में। किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो बोर के ऑर्बिट की रेडियस, नील्स बोर का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस आप लोग निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, 0.529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, है ना, ये तो होता है। और अगर सेंटीमीटर में आ जाए वैल्यू तो क्या लिखोगे, -8 सेंटीमीटर। अब देखो भाई साहब रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो आपके पास आ ही गया। अब इसमें क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर अगर इफ n इज कांस्टेंट, n को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर n को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो रेडियस होती है किसी भी ऑर्बिट की वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक नंबर के, Z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर Z को कांस्टेंट कर दें तो इफ Z इज कांस्टेंट तो किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो उसके N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी कि रेडियस नंबर ऑफ सेल्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अगर फर्स्ट सेल ले रहा हूँ मैं, सेकंड सेल जो ले रहा हूँ मैं, सेल अगर मैं सेकंड ले रहा हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स मोर हो जाएगी रेडियस किसकी, सेकंड सेल की, पहली सेल के कंपैरिजन में। पहली सेल की अगर रेडियस 2 आई है, अगर पहली सेल की रेडियस आई है 2 एंगस्ट्रम, तो सेकंड सेल की जो रेडियस होगी वो क्या आएगी, 4 एंगस्ट्रम, उसकी जस्ट डबल, मल्टीपल में, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी बोर ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। कोई भी ऑर्बिट ले लो, आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं और जेड है, एटॉमिक नंबर है। तो देखो ये 2 फॉर्मूले में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर निकाल के लाए हैं आज। पहले फॉर्मूले में तो आपने क्या किया है कि नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को डिटरमाइन किया है, किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूवमेंट करता है। और दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है कि वो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है। क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ों मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिए हैं, स्टूडेंट्स ढंग से चेक करना है इनको। ओके।